नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं संदीप ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएस मंत्रा में। आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। हमारा फर्स्ट टॉपिक यही है 1857 की क्रांति, और इसमें लगभग 2-3 क्लासेस होंगी। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे 1857 की क्रांति से जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आइए हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के मंत्री कौन थे, या वहाँ की उस समय महारानी कौन थी। ठीक है, तो पहले की ये जो 1857 की क्रांति है, इसे कई नामों से जाना जा सकता है। जैसे कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, उस समय के प्रधानमंत्री पाम स्टर्न थे, और उस समय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया थी। मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। ठीक है, हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति का जो विद्रोह था उसका स्वरूप कैसा था। नेचर ऑफ रिवेलियंस, जैसे कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना था। जैसे कि जॉन लॉरेंस एंड जॉन सिले ने कहा यह एक सैनिक विद्रोह था। जेम्स ऑटम्स या टेलर ने कहा यह हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र था। टी.आर. होम्स ने कहा बर्बरता या सभ्यता के बीच संघर्ष। बर्बरता या सभ्यता के बीच संघर्ष का मतलब ऐसा है, बर्बरता मतलब भारतीय और सभ्यता मतलब ब्रिटेन। ठीक है, अंग्रेज अपने आप को सभ्य मानते थे और भारतीयों को कहीं ना कहीं से बर्बरता या उनको अनएजुकेटेड मानते थे। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने कहा फर्स्ट स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, आसिम मजमूदार ने कहा न प्रथम न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, 1857 की जो ये क्रांति हुई, इसका मुख्य कारण क्या बनता है। ठीक है, यदि कोई क्रांति हुई तो उसका कुछ कारण रहा होगा, तभी इतनी बड़ी क्रांति हुई। ऐसे तो ऐसी इतनी बड़ी क्रांति हुई नहीं। तो इसके क्या कारण थे। पहला जो आर्थिक कारण है, आर्थिक कारण में था भूमि राजस्व नीतियाँ। जो उनकी भूमि की राजस्व की जो नीतियाँ बनती थी, ठीक है, उसमें कर लगान बहुत ज़्यादा होते थे, जिसकी वजह से किसानों में विद्रोह था। औद्योगिकरण, जो यहाँ के लोकल धंधे थे, जो कारखाने थे, उसको बंद करवाना। ठीक है, क्योंकि उस समय 1857 के समय कहीं ना कहीं से ब्रिटेन में औद्योगिकरण चल रहा था। ठीक है, और कहीं ना कहीं से भारत में डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ यहाँ जो उनके कार्य थे उसको भी रोका जा रहा था। ठीक है, इसी की वजह से जो परेशान किसान थे, अकाल पड़ा, भूमिहीन कृषक, यानी कि जो किसान थे लगान ना देने की वजह से अपनी ही भूमि को छोड़कर मजदूर बन जा रहे थे। 1813 की कर मुक्ति व्यापार, यानी कि यदि हम लोग कोई ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिटेन से के लिए, तो वहाँ पे हमें दुगना तिगना टैक्स देना पड़ रहा है। और जो अंग्रेज की 1813 की कर मुक्त नीति थी, इसके तहत उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, जिससे वो व्यापार आसानी से कर लेते थे। ठीक है, तो ये भी आक्रोश कहीं ना कहीं से जनता में था। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण बनता है वो राजनीतिक कारण है। राजनीतिक कारण में जैसे कि मुगलों का अपमान, उनके शक्ति को कम करना, क्योंकि जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय मुगलों के हाथ से काफ़ी सारा अपमान भी हुआ और कहीं ना कहीं से इनके ताकत में भी कमी आई। ठीक है, क्योंकि इन लोग के साथ काफ़ी सारी संधियाँ हुई, जिसमें ये अपनी स्वयं की फौज नहीं रखते थे। ठीक है, और अंग्रेजों से संधियाँ करके उनके ही सैनिक इनके पास रहते थे। यदि सैनिक अंग्रेज के तो कंट्रोल अंग्रेज के पास, तो कहीं ना कहीं से इनके शक्तियों को भी कम किया गया और इनका अपमान भी हुआ। दूसरी चीज़, डलहौजी ने इनाम आयोग के सिफारिश पर जागीरों को भी जब्त कर लिया। ठीक है, विस्तारवादी नीतियाँ, सहायक संधि जो है विली जली ने किया था। ठीक है, सहायक संधि के माध्यम से विले जली, थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, विले जली, आप यहाँ पे
ये जो लिखा है थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये विलेजली है। सहायक संधियाँ विलेजली और व्यपकत का सिद्धांत या संधि जो कि वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। व्यपकत का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स आप लोग जानते होंगे, ठीक है। इससे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स व्यपगत सिद्धांत से ही, ठीक है, हड़प नीति से ही ये झांसी, सतारा, ठीक है, नागपुर जैसे क्षेत्र को अंग्रेज अपने कब्जे में कर लिए थे। तीसरा जो कारण बनता है वो धार्मिक कारण है, सामाजिक व धार्मिक। 1813 का चार्टर एक्ट में ईसाई धर्म का प्रचार करने का राइट मिल गया, ठीक है। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इससे ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने का राइट मिल गया, जिससे कि कहीं न कहीं से ये भारतीयों को ईसाई में कन्वर्ट कर रहे थे। 1850 का लैक्स लॉ की नियम था एक, इसका ये मतलब बनता था ईसाई धर्म अपनाने पर पैतृक संपत्ति में अधिकार बने रहेंगे, ठीक है। जैसे कि पहले का जो भारतीय यहाँ का जो अधिनियम था, उसके तहत यदि कोई व्यक्ति यदि अपने धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाता है तो उसे अपने पैतृक संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं दिया जाएगा। पर 1813 के चार्टर एक्ट में ईसाई धर्म का जो प्रचार प्रसार करने का राइट मिला, और 1850 में जो लैक्स लॉ की अधिनियम आया, इसके तहत यदि ईसाई धर्म अपनाने पर पैतृक संपत्ति में अधिकार बने रहेंगे। दूसरी चीज़, ब्रिटेन की जो सुधारवादी नीतियां थी, इससे भी जो उसमें रूढ़वादी लोग थे उनमें भी नाराजगी थी, क्योंकि देखिए जो बनी बनाई चीज़ें चल रही थी, ठीक है। जैसे कि जो भारतीय थे उन्हें सती प्रथा, ठीक है, बाल विवाह जैसी चीज़ें थी। पर जब अंग्रेज आए तो कुछ सुधार भी किए, ठीक है, जिससे जो रूढ़िवादी थे उनमें भी आक्रोश था। जैसे कि ब्रिटेन से जब लोग आए तो कहीं ना कहीं से सती प्रथा का विरोध किया, ठीक है। जब अंग्रेज आए सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया। इससे जो उसमें रूढ़वादी लोग थे उनमें नाराजगी भी आई, ठीक है। तो कुछ अच्छा भी कर रहे थे तो उससे भी कहीं ना कहीं से आक्रोश तो बढ़ रहा था। सैन्य कारण था। सैन्य कारण में ये नक्सलवाद नहीं, ये नस्लवाद है। नस्लवाद सैन्य कारण था। सैन्य कारण में क्या था? नस्लवाद था, यानी कि कहीं ना कहीं से जो अंग्रेज, जो ब्रिटिश सिपाही थे उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, ठीक है। और कम वेतन, कहीं ना कहीं से जो भारतीय सैनिक थे उन्हें कम वेतन दिया जाता था और निम्न पद तक दिया जाता था, ठीक है। निम्न पद दिया जाता था, कम वेतन दिया जाता था, नस्लवाद, भेदभाव किया जाता था, ठीक है। ये भी कारण बनता था। और 1854 का डाकघर एक्ट है, सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा को भी समाप्त कर दिया, क्योंकि उस समय भी कम ही तनख्वाह होती थी भारतीयों की, ठीक है। उसमें भी जो इनके लिए डाक सेवाएं निःशुल्क थी, 1854 का डाकघर एक्ट के तहत इस सुविधा को भी बंद कर दिया गया। 1856 में भारत की सैनिकों को समुद्र पार कर सेवा देना भी अनिवार्य कर दिया, ठीक है। तो 1856 में जब भारतीय सैनिकों को समुद्र पार कर सेवा देना अनिवार्य किया तो उसमें भी विरोध जाहिर हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय हिंदू समाज में कहीं ना कहीं तो समुद्र को पार करना थोड़ा सा अशुभ माना जाता है, ठीक है। तो उसका भी विरोध चल रहा था, ठीक है। और उसमें इन्होंने अनिवार्य कर दिया कि जो भारतीय सैनिक हैं उन्हें समुद्र पार कर सेवा अपना देना ही होगा। ये भी रहा कारण। और कुछ तात्कालिक कारण भी बनते हैं कि उस समय के जो प्रेजेंट, ये सब तो मान लीजिए कि कारण चलते ही आ रहे थे, क्योंकि काफ़ी समय से ऐसी स्थितियां बन रही थी, पर कुछ तात्कालिक कारण भी थे। तात्कालिक कारण क्या था? दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली ब्राउन बंदूक के स्थान पर एनफील्ड राइफल के प्रयोग का फैसला लिया। पहला तो एक कारण बनता है, ठीक है, क्योंकि दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने जो लोहे वाली ब्राउन बंदूक थी उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल के प्रयोग का फैसला ले लिया, क्योंकि पहले जो बंदूक थी वो काफ़ी भारी भरकम थी, ये जो थी वो थोड़ी लाइट वेट की थी। पर इसमें क्या समस्या थी? इसके जो कारतूस थे, इसके कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से हटाया जाता था तथा जिसमें गाय व सुअर की चर्बी होती थी। गाय व सुअर की चर्बी होने के कारण कहीं ना कहीं से जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की आस्थाओं को ठेस पहुंचा रहे थे, ठीक है। जिसकी वजह से 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी बंगाल के सिपाहियों ने इस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। जो बैरकपुर छावनी के सिपाही थे, ठीक है, उन्होंने इस कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। बैरकपुर छावनी की 34वीं रेजिमेंट
के सिपाही मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट वांग या मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, क्योंकि इस प्रयोग से जो विद्रोह हुआ, कहीं न कहीं से जो आक्रोश हुआ, उसमें जो मंगल पांडे थे, ठीक है, 34वीं रेजिमेंट के जो सिपाही मंगल पांडे थे, उन्होंने लेफ्टिनेंट वांग व मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे को फांसी कब हुई? तो 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी हो गई और 34वीं रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। और 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो हुआ था वह 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से हुआ था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो 3rd कैवेलरी रेजिमेंट के सिपाही थे, उन्होंने चर्बी वाले कारतूस के खिलाफ विद्रोह कर दिया। तो उसके बाद मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। 12 मई 1857 को लाल किले पर जाकर कब्जा कर लिया। जो मेरठ के सिपाही थे, जो 3rd कैवेलरी रेजिमेंट के जो सिपाही थे, उन्होंने चर्बी वाले कारतूस को यूज करने से मना कर दिया। उसके बाद मेरठ के जो सिपाही थे, उन्होंने 12 मई 1857 को लाल किले पर जाकर कब्जा कर लिया और अपना जो नेता है, उन्होंने बहादुर शाह जफर द्वितीय को चुन लिया। ठीक है, वहीं से उन्होंने घोषणा कर दी। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।